हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा तारामंडल वाला, उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सौर परिवार से। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं और इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सौर परिवार क्या होता है। सौर परिवार सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बनता है। सौर परिवार कैसे बनता है? सूर्य तथा खगोलीय पिंडों से मिलकर बनता है। इस सूर्य परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। रीजन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको नोट कर लेना। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। सौर परिवार की एक सदस्य है पृथ्वी। क्या है? सौर परिवार के सदस्य है। यह एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। इसके 7 अन्य ग्रह भी हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखो, पहली बात तो इसका क्रम जरूर आप याद कर लेना, क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सूर्य के सबसे पास बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर का है, मंगल चौथा है, बृहस्पति पाँचवा है, शनि छठवां है, यूरेनस सातवां है और नेपच्यून आठवां है। इसका क्रम जरूर याद कर लेना, ये दूरी के हिसाब से है। ठीक है, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। तो यहाँ पे ये फिगर दिखाया गया, आप अपने नोट्स में इस फिगर को जरूर बना लेना। साथ ही सूर्य के से क्रम जरूर याद रखना। बुध, फिर आपका आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल, फिर आपका आता है बृहस्पति, फिर आपका आता है शनि और फिर आपका आता है यूरेनस। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, फिर नेपच्यून आता है। इधर देखो, यहाँ पे आप देखो मंगल, ठीक है, आंतरिक ग्रह है ये ना, ये पार्थिव मतलब पृथ्वी ग्रह है, पार्थिव ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी। और देखो यहाँ पे ये बृहस्पति है। देखो यहाँ पे आपको कुछ ये लाइनिंग दिख रही होगी, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। क्या है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है ये वाली। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसको एज इट इज आप बना लेना। ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो 2006 में सौर परिवार में 9 ग्रह थे। 2006 से पहले जो थे कितने ग्रह थे? टोटल 9 ग्रह थे। कितने थे? 9 ग्रह थे। अब 9 ग्रहों 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल, एक मिनट, तो मैंने कहा कि 2006 के बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रह की नई परिभाषा लाई और उसके बाद प्लूटो को वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, अब जो है प्लूटो हमारा सौर परिवार का ग्रह नहीं है, बाकी सौर परिवार में तो है ही है। प्लूटो को हटा दिया गया, इसे बौने ग्रह कहते हैं। ठीक है, डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सबसे निकटतम तारा है, यानी निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट और बताऊंगा, सूर्य जो है ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करता ही है। साथ में याद रखना, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन होता है, नोट कर लेना। कौन सी अभिक्रिया चलती है सूर्य में? नाभिकीय संलयन होती है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके क्या बना रहे हैं? हीलियम जानते हैं ना, He, हीलियम। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, ऐसे आप लिख लेना, H+H मिलते हैं और आपका क्या बनाते हैं? हीलियम। संलयन हो, देखो 2 नाभिक मिलकर के संलयित होकर के एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश और सूर्य उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश और ऊष्मा। नोट कर लेना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। ग्रह क्या होते हैं? देखिए, ग्रहों की भांति पृथ्वी प्रतीत होती है, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। ये केवल अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए चमकते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरल विधि है कि ये तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। तारे क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते रहते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। पथ को कक्षा कहते हैं। ऊपर फिगर मैंने आपको दिखाया था। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह की परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा करने पृथ्वी का समय कितना है? समय 365 है। इसी तरीके से बुध 88 दिन में करता है। इसी तरीके से अन्य ग्रह भी करते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल में वृद्धि होती है। ये तो आपका केपलर का नियम है ना। तो जैसे मान लो जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा, उसका परिक्रमण काल क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, सबसे नज़दीक बुध है, इसलिए उसका परिक्रमण काल नज़दीक होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सूर्य की परिक्रमा करते समय साथ साथ लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करती भी हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? लगभग 24 घंटे होता है। 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर एक बार चक्कर घूम जाती है। ठीक है, तो देखो लट्टू क्या है ना, लट्टू क्या करता है? अपने अक्ष पे घूमता है, वैसे पृथ्वी भी इस तरीके से घूम रही है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को उस
पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जो है आपका चंद्रमा, और मंगल का वो जो बुध है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि समानता हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जो हमारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिनसे हमारा संचार व्यवस्था जो है वो होती है। प्राचीन भारत में खगोलिकी, देखिएगा लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलकों में से एक आर्यभट्ट है। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन, उसकी रचना आर्यभट्टिया, ठीक है, तो याद कर लेना आर्यभट्टिया किसकी रचना है, आर्यभट्ट की है। किस पे है, खगोल में है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सी में लिखा था। उनके द्वारा परिकल्पित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान मान से निकटतम है। पृथ्वी अचल है, मतलब पृथ्वी अचल है कि प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है। किसने सुझाया, आर्यभट्ट ने सुझाया, इसको नोट कर लेना। पृथ्वी गोल है किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। यानी कि जो पृथ्वी का घूर्णन काल उन्होंने बताया था, सोचिए कितने साल पहले उन्होंने बता दिया था, 2-2.5 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मतलब कि लगभग 1,500 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि आपका जो है 1,500-2,000 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि लगभग 24 घंटे या 23 घंटे, यहाँ पे लिखा 56 मिनट के आसपास उन्होंने बताया था कि एक घूर्णन होता है। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा ना कि जब चंद्र तथा सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक स्थिति की भी उन्होंने व्याख्या की थी। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, देखो ये है आपका सूर्य, क्या है, सन है, ये क्या है आपका अर्थ है, क्या है, अर्थ यानी कि पृथ्वी है, ये क्या है आपका मून है। तो जब पृथ्वी की अर्थ की छाया मून पर पड़ती है तो कैसा लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। कब लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण कहते हैं और इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस वाली स्थिति को चंद्र ग्रहण और बाकी सूर्य ग्रहण कहते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। ठीक है, जो उन्होंने बताया था किसके, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का जो अनुमान लगाया था। अब एक एक ग्रहों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बुध के बारे में पढ़ते हैं। बुध क्या है, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है या सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है क्योंकि बुध सूर्य के अधिकतम निकट है। अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध से छिपा होने के कारण इसका परीक्षण करना अत्यंत कठिन होता है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहाँ वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं होती है। और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम शुक्र। ठीक है, बुध, उसके बाद शुक्र। देखो यहाँ पे शुक्र आता है, वीनस आपका। ठीक, वीनस क्या है, ग्रहों में शुक्र तथा पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। और एक बात ध्यान रखना, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह, यहाँ पे भी पूछा आता है रात्रि में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, तो याद रखना शुक्र है। कभी कभी शुक्र पूर्व आकाश में सूर्योदय से पूर्व, यहाँ पे नोट करना, सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिम में दिखाई देता है। इसलिए इसे, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभात का तारा यानी कि सुबह का तारा या साँझ का तारा भी कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक, सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले, देखो यहाँ पे लिखा ना, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के तुरंत पश्चात आपको ये दिखाई देगा। इसलिए इसे सुबह का तारा, भोर का तारा या साँझ का तारा दोनों कहते हैं। नोट कर लेना, पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ पे ये भी पॉइंट पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। ये पूर्व से पश्चिम, जैसे तारे घूमते हैं ना पूर्व से पश्चिम,
ग्रह पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। लेकिन ये जो शुक्र है ये कैसा घूमता है, ये तारों की तरीके ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से कहाँ घूमता है, वेस्ट की तरफ। नोट कर लेना, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसको मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। देखो शुक्र की कलाएँ ये दिखाई गई यहाँ पे। अब चलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने की, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरण अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी को सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रहे, ठीक है। कई सारी यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन रहता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि के प्रकाश के परावर्तन के कारण यह नीली दिखाई पड़ती है। क्यों? जल के कारण और दूसरा प्रकाश के परावर्तन के कारण। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। देखो यहाँ पे नोट कर लेना क्या है कि ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, तो क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है कितना है, 23.5 अंश है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 23.5 अंश यहाँ पे ये बना हुआ है, 23.5 अंश, ठीक। चलिए देखो मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है हमारा ग्रह है पृथ्वी के बाद वाला। अगला ग्रह जो है पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वह मंगल है। इससे हल्का रक्ताभ होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए यह ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। नोट कर लेना। मंगल के 2 छोटे उपग्रह डीमोस और फोबोस, ठीक है। 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसका नाम है डीमोस और फोबोस, नोट कर लेना। आगे चलते हैं मंगलयान। अंतरिक्ष भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र ऑर्बिटर और मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को परीक्षित किया। 14 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत ने अपने प्रथम प्रयास में इस कार्य को करने में विश्व का पहला देश बन गया। आगे चलते हैं, बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति क्या है? देखिए बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। देखो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। अपनी अक्ष पर अत्यधिक तीव्र से घूर्णन करता है ये। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त क्या होता है? जो इस तरीके से होता है, मिडिल में जो काटता है, ठीक है। अगर एक गोले को बीच से काट दिया जाए तो बीच वाला जो पोर्शन होता है विषुवत वृत्त के तरीके होता है। तो विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल अपने जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उस पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। मतलब कि जिस तल में, वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। और विषुवतीय तल क्या होता है? जिसमें पृथ्वी को बीच वाला जो पोर्शन होता है वो विषुवतीय तल होता है। ये दोनों एक दूसरे से 23.5 अंश के कोण पर, 3.5 से मतलब 23.5, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा जाता है 1/2, 23 1/2 इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना, 23.5 अंश ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है कि कोण पर झुकी होती है। तब पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से कितना 66.5 अंश के कोण पर, या कभी कभी 66.5 ऐसे भी लिखा रहता है, ये ऐसे करके ऐसे भी लिखा जाता है, 1 मिनट, ऐसे करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना दोनों। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना पृथ्वी क्या होता है, एक इसका देखो यहाँ पे ये विषुवतीय तल है, एक विषुवतीय तल है, ठीक है, और ये पृथ्वी का कक्षीय तल है ये वाला, ठीक है। कक्षीय जिस तल में वो परिक्रमा करता है, तो इन दोनों के बीच कितना कोण होता है? 23.5 अंश का कोण होता है, ठीक। और कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय तल से 65.5 अंश के कोण पर झुका होता है। जो पृथ्वी का अक्ष होता है मतलब कि कुछ इस तरीके से होता है, पृथ्वी का जो अक्ष होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इधर से अगर 23.5 आ रहा है तो इधर से जो बच जाता है वो कितना 66.5 हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह, 3 इधर हैं और 1 इधर है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, इनके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि आप इसका परीक्षण दूरबीन की सहायता से करेंगे तो 4 बड़े चंद्रमा भी दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शनि के बारे में पढ़ते हैं। शनि देखो इसका जो वो है ना, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का वो गैनीमेड होता है, गैनीमेड याद कर लेना। शनि क्या है? बृहस्पति के परे शनि है, बृहस्पति के बाद शनि आता है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। कैसा होता है रंग इसका? पीला प्रतीत होता है। यह ग्रह के देखो इस ग्रह के रमणीय वलय है इसे, ठीक है।
और देखो यहाँ पे लिखा है इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं, यानी कि बृहस्पति में भी है और शनि में भी है। सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। ठीक है, इसका जो वलय है ये कैसा है, रमणीय वलय है। ठीक है, यह वलय नंगी आंखों से, आगे चलते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इसका परीक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है, यानी कि बहुत डेंसिटी इसकी बहुत कम है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। तो अगर शनि ग्रह को पानी में रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। इसलिए इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है, तो शनि है, इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं, नेपच्यून और यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये सौर परिवार के 72वें ग्रह है, सबसे दूर ग्रह यही है। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें केवल बड़े दर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है, दूरदर्शकों की सहायता से देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है, इसको नोट कर लेना। 2 ग्रह ऐसे हैं जो तारों की तरह की गति करते हैं, एक तो हमारा शुक्र हो गया विनस, और दूसरा आपका यूरेनस। ठीक है, और देखिएगा इसकी विलक्षण विशेषता इसकी अत्यधिक झुका होने के कारण है। इसके परिणामस्वरूप यह कच्ची तल में करते समय यह अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा दिखाई देता है। याद रखना, ऐसा ग्रह कौन सा जो लुढ़कता हुआ, लेटा हुआ ग्रह जिसे कहते हैं, वो आपका क्या है, यूरेनस है। ठीक है, यूरेनस। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, देखो हमने बताया था ना कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ होती हैं। चलो आगे चलते हैं। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। ठीक है, देखो सौर मंडल के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर होते हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। ठीक है, वलय निकाय हैं, बाह्य ग्रहों के अधिक चंद्रमा होते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कितने ग्रह हैं, देखो एक। ठीक है, यहाँ से देखो मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह जो होते हैं इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर हैं, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, ये इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इनके उपग्रह भी अधिक होते हैं, आंतरिक ग्रहों के उपग्रह कम होते हैं। धूमकेतु क्या है, धूमकेतु भी। ठीक है, तो यहाँ से हम जो क्या करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।